पूरी क्लास, पूरी क्लास सीधे बैठेंगे, एकदम जल्दी से बोलेंगे गुड आफ्टरनून। एक प्यारी प्यारी स्माइल चेहरे पर लेकर आ जाओ। यार तुम इस बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो यार? मैं क्या गलत मांग लेता हूं यार आपसे चीज? एक स्माइली तो मांग रहा हूं यार, फोकट वाली, वो भी जो अभी नहीं दोगे तो फिर आगे तकलीफ होगी, क्योंकि आदत रहेगी नहीं। फिर आदत अभी से बनाओ कैसी स्माइल देनी है। चलो, कैन वी ट्राई इट अगेन? कैन आई हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल? लवली पीपल, सुनो मेरी बात। आपसे ये कह रहा था मैं, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत है, ध्यान रखो। डू नॉट जस्ट डिपेंड ऑन वाटर, हैव सम इलेक्ट्रोलाइट्स, हैव सोडियम एंड पोटेशियम, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा, इट विल हेल्प यू आउट। क्योंकि बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो रहा है अभी अपन, थक बहुत जल्दी रहे। सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर हाइड्रेटेड इनफ। खाने के साथ साथ थोड़ा सा पानी और सॉल्ट भी जाने को ना। सो सुनते जाइए मेरी बातें। ए आवाज नहीं करते बेटा। बेटा टेस्ट जो थी ये एक आपको एक आइडिया देने के लिए किया था मैंने। सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन जानबूझकर डाला गया था। ये आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि अगर वो आंसर नहीं भी लिखा तो भी तुम पास हो जाएंगे। आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट टू योर नोटिस। फिर सेकंड, ये एक आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना था कि जिन जिन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि AS 17 का क्वेश्चन छोड़ के आए या लिख के आए, जिन जिन बच्चों ने AS 17 का क्वेश्चन रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, उनको लिखते नहीं आया होगा आंसर, बट फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये चीज आपको चेक करने के लिए मैंने बताया। तो पूरे इंडिया का सैंपल कैसे होता है कि जब बच्चा जाता है तो उसको लगता है कि मुझे अकेले को नहीं आ रहा है, बट आपको मैं 2 3 4 पेपर ऐसे निकाल कर दिखाऊंगा कि जिसके अंदर एक बच्चे ने लिखा ही नहीं कुछ, एक बच्चे ने कुछ लिखा, और दोनों ही आंसर में एक चीज बताऊंगा, जिसने लिखा वो भी परफेक्टली नहीं लिखा होगा, क्योंकि आंसर कच्चा पक्का ही बनेगा एग्जाम के पहले भी। क्योंकि एग्जाम के पहले आपके कितने टॉपिक्स हो जाएंगे पता है आपको? अराउंड 100+। सिर्फ अकाउंट्स के टॉपिक थोड़े ना रहेंगे। यू आर स्टडिंग 6 सब्जेक्ट्स एंड ईच ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स like you'll be having around say 20 topics in each of the subjects, so that tantamounts to what, 120 topics. So it is gonna create some pressure on your head. ऐसा perfect picture perfect याद रहना impossible है। it's not gonna be possible. You are highly over expecting the things. तो इसीलिए छोटा छोटा एलिमेंट सरप्राइज का हर बार टेस्ट में आते रहेगा, जिससे आपको आइडिया लगेगी ओ ये होने के बावजूद भी मैं पास हो सकता हूं। तो तुमको बताऊं, मैंने ये होने के बाद में मैंने इंटरेक्शन करी बच्चों के साथ में टेलीग्राम पर। तुम थे नहीं, तुम पता नहीं कहां थे, तुम बाद में आए या व्हाटएवर। तो मैं थोड़ी देर था, तो उसके अंदर एक खास बात मुझे समझ में आई कि जितने भी बच्चों ने पेपर लिखा, तुम्हें पता है उनको सबको क्या याद था? सेगमेंट रिपोर्टिंग। उन्हें ये याद नहीं रहा कि पेपर में मुझे क्या आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था, बस उस पर। और उससे तुम अगर देखेंगे ना, तो मैं इमोशनल क्वेश्चन देख रहा था उन बच्चों का। सो एवरी टाइम लाइक यू नो, उनका जो पैनिक बटन है ना, तुरंत क्लिक होता है। तो दैट आई वांटेड फॉर यू टू रेस्ट्रिक्ट। सो हमेशा ध्यान में रखना, इस पेपर को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना कि एग्जाम का ये पेपर होता तो आपको ये चीज नहीं आ रही थी, बट बाकी की चीजें आ रही थी, तो आप कितना कर पाए। इज दैट ओके? सो आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस पेपर को जो आया था थोड़ा सा अलग प्रेशर क्रिएट करने के लिए, उसको एकदम पीसफुली लेंगे। सेगमेंट रिपोर्टिंग मेरी अपेक्षा क्या थी मैं बताता हूं। बस छोड़ना नहीं था, जितना भी आप लिख सकते थे वो लिखना था। कितने बच्चों ने छोड़ दिया? ये गधे हो तुम, गधे। कितने बच्चों ने लिखा? जब तुम्हारा आंसर आएगा तो हम जरूर दिखाएंगे कि तुम्हारा आंसर भी परफेक्ट नहीं होगा। आप में से जितने लोगों ने लिखा, कितने लोगों का आंसर परफेक्ट था? एक भी हाथ ऊपर नहीं है। और एक अच्छी चीज देखोगे आप, जिसने नहीं लिखा हो तो आउट ऑफ कंपटीशन हो ही गया ना। अगर मान लो 5 में से आप थोड़ा भी लिखते, आधा मार्क मिला, किसके बाप का? अपना है। 1 मार्क मिला, अपने बाप का है। लर्न दिस एबिलिटी टू टैकल द थिंग्स व्हेन द होल वर्ल्ड इज गोना लीव इट। मेजॉरिटी लोगों ने तुमने वही गलती करी जो नहीं करनी चाहिए थी। छोड़ने में क्या बड़ा बड़ा साहस है? लिखकर आते तो भाई साहब 0 तो ऐसे ही मिल रहे थे, ऐसे ही मिल रहे थे। अब कुछ गुंजाइश तो बन रही थी, थोड़ा दिमाग को प्रेशर डालना जरूरी था। अगर लेक्चर किया होता तो पहले एग्रीड। तो कभी नहीं छोड़ना एग्जाम में। ऐसा ट्राई करना कि मैं कितना प्रेजेंट कर सकता हूं, कितना लिख सकता हूं। भाई साहब, एक पेपर में आधा मार्क बढ़ाना, 6 पेपर में 3 मार्क्स बढ़ गए। एक पेपर में 1 मार्क बढ़ाना तो 6 पेपर में 6 मार्क्स बढ़ गए।
इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? जो मेजॉरिटी बच्चे फेल होते हैं एग्रीगेट की वजह से फेल होते हैं। ये समझ में नहीं आता कि ऐसे छोटी छोटी हरकत से आपके मार्क्स बढ़ते चले जाते हैं। तो ये छोटी छोटी हरकत किया करो। समझ में आ रहा है? छोड़ने में कोई सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्यता क्या बोलते हैं उसको, सार्थकता नहीं है। यू जस्ट ट्राई एंड गेट व्हाटएवर हाफ मार्क, 1 मार्क, व्हाटएवर यू गेट इज ब्यूटीफुल फॉर यू। इज दैट ओके? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, शैल वी नाउ प्रोसीड अहेड? यार इधर इनके कमेंट्स नहीं दिख रहे मेरे को। अब आज मैंने कल आपको AS11 करने के लिए कहा था। AS11 नहीं, वो ब्रांच का एक, हाँ किया नहीं किया? कितने बच्चों ने किया? गुड न्यूज ये है कि अब मैं कराऊंगा जो वो AS11 कराऊंगा, और जो क्वेश्चंस अगर आपने किए होंगे या नहीं किए होंगे वो चीजें फिर भी समझ में आ जाएगी। सो हेडिंग लिखिए AS11। इसका पेनड्राइव कहां है? संतोष, इसको चार्जिंग को क्यों नहीं लगाया जाता है? आजकल ध्यान क्यों नहीं है बेटा? ये चार्जिंग को क्यों नहीं है? क्या हुआ? बेटा ईपीएस में कोई प्रॉब्लम? ईपीएस के जो क्वेश्चन बोले तो किए आपने? अच्छा, अभी जरा एक बार देख लेते हैं। मैं आपको पूछता हूं, कंसोलिडेशन एग्जाम में कितनी बार आया था? एवरी टाइम। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं अमाल्गमेशन कितनी बार आया? एवरी टाइम इट केम। बट अगर हम AS20 देखेंगे तो इट केम अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स, 4 और 5 टाइम्स इन हाउ मेनी एग्जाम? 10। और अभी यह है AS11, कितनी बार आया? 5 बार। आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अटेम्प्ट में 5 बार आया। कहां 10? AS10 कैसे बोल? AS11 है, वो गलत से प्रिंटिंग हो गया, वो गलत से प्रिंटिंग हो गया, वो करवा दूंगा। ये दिख रहा है क्या? 1 कितने अटेम्प्ट हो गए एक बार देख लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अटेम्प्ट में कितनी बार है? 5 टाइम्स, 5 आउट ऑफ 11। और कितने? हाँ, डेटा AS10 का ही है, ठीक है। AS11 का डेटा डलवा दूंगा मैं। बट कितनी बार आया बेटा जी? 5 बार। अगर हम मान के चले, AS10 भी मान के चले 5 बार आया, और 5 मार्क्स का। तो इसके लिए खुद को ज्यादा चिड़चिड़ मत कराना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको हमें उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना हमने उसको देना चाहिए। गिविंग मोर टाइम विल स्पॉइल एंड विल मेक एवरीथिंग इम्बैलेंस। सारा हमारा स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मैं अभी भी आपको बताऊंगा कि चैप्टर्स को बहुत ज्यादा टाइम दीजिए, AS को टाइम उतना दीजिए कि अगर मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो हम आराम से सॉल्व कर पाए। 5 मार्क का क्वेश्चन कभी टफ नहीं आ सकता। इट हैज टू बी इजी, इट हैज टू बी इजी। 5 मार्क के लिए कोई हाथी घोड़े का लॉजिक कभी कोई नहीं पूछ पाएगा, ठीक है। तो AS11 सुनते हैं, पहले मेरे साथ लिखना शुरू करिए। AS11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी रेट। ये हेडिंग लिख लेना, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। लिख ले भाई, लिख ले, लिख ले, लिख लिया। AS11 को डील करने के लिए समरी बता देता हूं। देयर आर 3 एरियाज इन विच यू हैव टू वर्क। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। दूसरा वाला है फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस, और लास्ट वाला लिख दूंगा फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव, ठीक है। फॉरेन करेंसी ऑपरेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। और फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव को आप डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। एक है स्पेक्यूलेशन
और एक लिखोगे हेजिंग। एक है स्पेक्यूलेशन और एक लिखोगे हेजिंग। लिख लिया बेटा? अगर इस स्टैंडर्ड में मैंने इतनी चीजें कर ली तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो कितने आइटम्स मुझे पता होने चाहिए स्टैंडर्ड के? 6 या 5? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, फिर फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव में हेजिंग, और क्या? स्पेक्यूलेशन। सो शैल वी राइट डाउन नेक्स्ट? सो माय फर्स्ट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। लिखिए, नहीं पहले एक अपन रूल लिख लेते हैं। रूल फ्रॉम फाउंडेशन और बेसिक्स। ठीक है? इंडिया में कौन सी करेंसी है? यूएसए में कौन सी करेंसी? डॉलर। ठीक है? जापान में कौन सा है? येन। और रशिया में रूबल। हाँ नहीं, रूबल एक्सेट्रा। अभी रूबल का सिंबल कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट एनी विच वेज अगर मुझे बताओ कोई ऐसी कंपनी भारत में, इन इंडिया दे आर डीलिंग इन डॉलर ऑल्सो, दे आर डीलिंग इन येन ऑल्सो, एंड दे आर डीलिंग इन रूबल ऑल्सो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इन्फोसिस। डू यू थिंक सो इन्फोसिस हैज गॉट अ क्लाइंट in USA where they decide their revenue in dollars, or they have their transactions with what? Japan, or they have transactions with what? Russia? Travel agent अगर लोगों को भेज रहा है फॉरेन कंट्रीज में घूमने के लिए, तो he has to make the payment for the bookings in their respective domestic currency, yes or no? भारत में आप इनकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे? कैन यू यूज मल्टीपल करेंसी और यू हैव टू यूज रुपीज ओनली? डू यू ऑल एग्री? सो बेटा जी रूल क्या था कि यू हैव टू रिपोर्ट ऑल द ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। ऐसा हमने देखा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता था कि ट्रांजैक्शन शुड बी रिपोर्टेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ विच मनी? रिपोर्टिंग करेंसी। विच करेंसी? रिपोर्टिंग करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी मतलब वो करेंसी जिसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भारत में किस में बनेंगे? रुपी में। तो अगर हमारी भारत की रिपोर्टिंग करेंसी रुपी है तो बाकी की सारे करेंसी कौन सी है? फॉरेन करेंसी। और भारत में एमएनसी का कल्चर है, पूरे ग्लोब में आज की तारीख में एमएनसी का कल्चर है। एमएनसी इज मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल माने एक से ज्यादा कंट्रीज में इनका चलन है, यस और नो? सो राजा बेटा जी इस स्टैंडर्ड में मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग करेंसी में ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर आपका ट्रांजैक्शन है फॉरेन करेंसी में, तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है। तो हमको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एंट्रीज का नेचर वही रहेगा, सिर्फ फॉरेन करेंसी को रिपोर्टिंग करेंसी में कैसे चेंज करते हैं वो देखना है। ओके, सो आई विल राइट डाउन, इन्फोसिस प्रिपेयर्स इट्स financial statement in India in reporting currency कौन सी है बेटा रिपोर्टिंग करेंसी? रुपीज। इन रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज। Infosys prepares its financial statement in India in reporting currency rupees. ठीक है? All other currencies are foreign currency. All other currencies are what? Foreign currency. तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही बताता है कि जिस कंट्री में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो या जिस करेंसी में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो रिपोर्टिंग करेंसी। इसके अलावा बाकी की सारी करेंसी कौन सी है? फॉरेन करेंसी। इज दैट ओके? सो नाउ लेट्स राइट डाउन, इन्फोसिस विल कन्वर्ट ऑल फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड all foreign currency denominated transaction into reporting currency
Okay? Yes. Now beta, there are ways in which you refer the exchange rate. तो exchange rate कैसे मैं आपको बताता हूं. एक पेप्सी कितने की? 20 रुपए की. यस और नो? एक पेन कितने का? 10 रुपए. तो आप क्या करते हो? कॉमोडिटी लेते हो और कितने रुपए का ऐसे बताते हो. यस और नो? एक कॉमोडिटी कितने रुपए की, पर यूनिट कितने का. वैसे ही $1 कितने का. सो फॉर एग्जाम्पल आई राइट डाउन 82 रुपीज. ये हुई एक्सचेंज रेट. यस और नो? बट अगर आप ₹1 कितने डॉलर का, तो बेटा जी 82 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 82. सो कैन आई नॉट से 1 रुपी इज इक्वल टू 0.012195 $. जनरली ये कोट नहीं दिया जाता, ये कोट दिया जाता है. क्योंकि हम रेट भी कैसे देखते, एक बॉल कितने का, 1 किलो भिंडी कितने की, एक मोबाइल कितने का, एक शर्ट कितने का. यस सर. तो हमारा डिनोमिनेशन कैसे होता है, वी से कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी कितने की. तो अगर रिपोर्टिंग करेंसी में चल रहा है कार्यक्रम, तो हम क्या बोलेंगे कि $1 कितने का. क्योंकि हमारी कॉमोडिटी जो हम परचेस कर रहे हैं इस बार वो करेंसी है और वो फॉरेन करेंसी, और वो क्या है, डॉलर है. यस और नो? ये सारी चीजें आप अगर पास हुए इंटरमीडिएट तो सीए फाइनल में सीखने को मिलेगा, डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट. बट मैंने अभी आपको एकदम सीधे सिंपल भाषा में बताया. जैसे डे टू डे भाषा में हम बोलते हैं एक चश्मा कितने का, एक मोबाइल कितने का, एक मतलब शू पेयर कितने का, एक लैपटॉप कितने का. सो वी टॉक अबाउट कॉमोडिटी कितने रुपए का. वैसे $1 कितने रुपए का, एक येन कितने रुपए का, एक रूबल कितने रुपए का. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वाओ. सो बेटा जी दैट इज द कोट. अब हमें क्या करना है, दो चीजें हो सकती है, या तो डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा या रुपीस को डॉलर में. सर रुपीस को डॉलर में क्यों, आगे बात करेंगे. ये एकेडमिक्स का बनाया हुआ षड्यंत्र है. बाकी हमें हमेशा यही करना होगा कि फॉरेन करेंसी को रुपीस में कन्वर्ट करते आना चाहिए. बट फिर क्या है, एग्जामिनर को बड़ा मजा आता है तुम्हारी जान खाने में. वो बोलेगा कि नहीं अपनी कंपनी यूएस में. अबे अगर अपनी कंपनी यूएस में है तो वहां पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहीं को चलेंगे, बराबर है ना. बट वो बोलेगा अपने हेड ऑफिस यूएस में है. अब वो तुमको क्या बोलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ किस में, डॉलर में. तो फिर तुमको बोलेगा रुपीस कन्वर्ट करो डॉलर में. ठीक है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिनारियो में आता है. बट अदरवाइज कैसे रहेगा, रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी रहेगी, रुपीज, और हमें बाकी की करेंसी को कन्वर्ट करना होगा किस में, रुपीज में. आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? यस. शैल वी गो इट नाउ. सो इसके अंदर एक 2 लाइनें छोड़ देना. हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स छोड़ देना. अब लिखते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन. फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. सर ऊपर का लिखना बाकी है. सर ये आपने अगर क्यों लगाया पास होने से पहले. क्या रे अगर मतलब, अगर आप पास होंगे तो मतलब तेरे लिए कोई शॉर्टकट है क्या डायरेक्टली फाइनल में. सैड हो जाऊंगा, हो जा सैड, सैड हो जाऊंगा. निब्बो निब्बी वाली बात है ना उसके साथ. तो हर बार बोलता हूं छोड़ के चलेगी, छोड़ के चलेगी. यही रीजन एग्जैक्टली इसके लिए छोड़ के गई. सैड हो जाऊंगा, हो जा सैड. साले हर बार दिन भर यही बोलता है, सर छोड़ के चलेगी, छोड़ के चलेगी, इसलिए छोड़कर गई. पता चला अभी तुझे आज रीजन. तुझे लग रहा था तेरे कमेंट पढ़ता नहीं हूं मैं. हाँ सुनते जाओ अभी मेरी बात ध्यान से. मैं आपसे ये बता रहा हूं, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को समझने के पहले तुम तो मुझे यह बता दो ट्रांजैक्शन क्या होता है. हाँ लेन देन ऐसा लिखोगे. हाँ क्या, आदान प्रदान. अच्छा और तो कुल मिलाकर आपको बता दूं, आपको इसका डेफिनेशन बताया नहीं था. इवेंट नहीं है, इवेंट इज अ रिजल्ट. माय डियर फ्रेंड, ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट एनी कमर्शियल एक्टिविटी which involves money. And when I use the word commercial, it involves कि उसके अंदर money आ गया. So anything which is denominated or anything which it revolves around exchange, which involves what, money, is what my dear friend transaction. मोटा मोटा definition. अब foreign currency transaction क्या, तो जो तुमने बोला लेन देन,
तुमने बोला आदान प्रदान, तो ये आदान प्रदान है अब फॉरेन करेंसी का। तो इसका डेफिनेशन नहीं है एनी ट्रांजैक्शन, उन्होंने डेफिनेशन कैसे दिया, एनी ट्रांजैक्शन विच इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। बोलो क्या, एनी ट्रांजैक्शन विच इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। तो लिखो एनी ट्रांजैक्शन विच इज any transaction which is denominated in foreign currency। बेटा denominated का मतलब क्या होता है? denominated का मतलब जो आपको प्राइसिंग दी हुई है वो फॉरेन करेंसी की दी हुई है, बाय सेल रिसीवेबल पेएबल, राइट, किस में दी हुई है, फॉरेन करेंसी। तो अब इसके एग्जाम्पल लिख लो पांडे जी, परचेस ऑफ गुड्स इन डॉलर, ये एक एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स इन येन, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं नलाई को। थर्ड वन, लोन गिवन इन रूबल, इन रूबल ले भाई। फोर्थ वन, बोरिंग्स इन डॉलर, यस सर नो। फिक्स्ड असेट परचेस्ड, बोरिंग्स उठाई करी, ये सब चीजें क्या है बेटा जी, दीज आर ऑल माय डियर फ्रेंड्स फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। बोलो हां। अभी इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो व्हाट, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बेटा जी कुछ नहीं, जो भारत में आप करते हो या अभी आप फॉरेन में कर रहे हो। सो बेटा जी आप में से कितने लोग अब्रॉड घूमने गए थे, तो क्या लाए वहां से, क्या लाए, मेमोरीज, सोविनियर्स बोलते हो उसको इंग्लिश में, ओके। तो जब आप जाते हो कहीं घूमने के लिए तो आप कुछ उठा के लेके आते हो वहां से खरीद के, नहीं लाए, हाँ ठीक है। नहीं कुल मिलाकर सुनो ना, तुमने जो पैसा दिया वहां पर, अरे सुन ले मेरे भाई, आओ भाई सुन ले, वो हो गई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। मैं ग्राफोलॉजी का बहुत बड़ा दीवाना था, तो उस जमाने में ऐसी थकी पड़ी रहती थी, मैं तुम्हारे जितना था तब, मेरे को बुक्स खरीदने होते थे, इंडिया में नहीं मिलते थे ग्राफोलॉजी के बुक्स। सो मुझे बुक्स मिलते थे डॉलर में उस जमाने में, व्हेन यू यूज्ड टू बाय द बुक्स एंड ऑल फ्रॉम अब्रॉड, डॉलर्स में मिलते थे कुछ कुछ बुक्स। सो राजा बेटा जी व्हाट यू डिड वाज यू बॉट दोस थिंग्स इन डॉलर, बट डॉलर में बोलने से क्या फायदा है यार, मुझे तो पैसा भुगतान यहां पर किस में करना पड़ता है, रुपीज में। तो जब अब्रॉड जाते कुछ लोग तो उनको हम बोलते हैं कि भाई दुबई जा रहा है, परफ्यूम लेके आना। सो यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर आल्सो ही इज पेइंग इट इन दिनार, बट आई एम पेइंग हियर इन व्हाट, रुपीज। सो व्हाट टेक्निकली वी आर डूइंग, वी आर कन्वर्टिंग the foreign currency into Indian rupees. Is that okay? So now the whole point is, whenever you are going to make the entry, so for example I purchase the goods, can I not make the entry purchases account debit to cash या to party? जल्दबाजी मत करो, हम इंडिया में है, भारत में है, तो आप मुझे बताइए मैं एंट्री कैसे करूं, डॉलर में कर सकता हूं क्या? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। जब भी डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अभी सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब भी हम डॉलर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रुपीज में, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। डू यू ऑल एग्री? सो फॉर एग्जांपल डॉलर थे इंटू एक्सचेंज रेट। सो मान लेते हैं $1000 थे और 82 रुपीज है, तो हम क्या कर देंगे, $1000 मल्टीप्लाइड बाय 82। सो कितना आ जाएगा बेटा जी, 82,000। डू यू ऑल एग्री? वाउस, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, इसको बोलेंगे हम रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन। एग्रीड? बट साथ में और एक वर्ड जोड़ देता हूं, इनिशियल। ठीक है? अब बेटा जी मैं इधर जो पार्टी का नाम है थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, पार्टी लिखने की जगह पे मैं लिख देता हूं, यहां पे है जॉर्ज बुश या कौन है, बिडेन, बाइडेन, व्हाटएवर।
तो हमने किससे परचेस किया था? बाइडेन से। या और कोई चाहिए तुम्हें? कोई और चाहिए? कौन? इवांका ट्रंप। औकात देख रहे हो सेठ की? इवांका ट्रंप हाइट में है ना, तो उसके आधे तक आएगा बेटा। सो खुश कर दिया बच्चे को। मैंने क्या बोला? पाजी ने परचेस किया इवांका ट्रंप से। कितने रुपए में? 82 रुपीज। इसको बोलेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन। अच्छा मुझे बता, इवांका को जानता है नहीं जानता है? नहीं जानता है, मैं जानता हूं। तो मैंने इसको बोला इस पुट्टे को बेच दो और ये भाई को क्रेडिट दो 2 महीने का। ये 2 महीने बाद ये पुट्टा पैसा देगा। समझ में आया बात? 2 महीने बाद में भाई साहब पैसे देंगे। इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये मेरे बैलेंस शीट में इवांका जी दिखेगी लाइबिलिटी। हाँ नहीं, क्रेडिटर्स ना। अब जब हमने इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था तब क्या हुआ? मतलब ये तारीख कौन सी थी मैं आपको बताना भूल गया। 1 मार्च थी। 2 महीने का क्रेडिट था। अब बेटा जी हुआ क्या कि बैलेंस शीट बन रही है 31 मार्च की। ओके, अब इवांका जी को तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता ना, $1000 नहीं लिख सकता, मुझे एक्सचेंज रेट लिखनी पड़ेगी। बट बेटा जी ये जो एक्सचेंज रेट थी 82, ये एक्सचेंज रेट थी 1 मार्च की। और 1 मार्च को मैं दूसरी रेट यूज कर ही नहीं सकता। 1 मार्च को मुझे 1 मार्च की रेट पता रहेगी। यस और नो? 1 मार्च को क्या ना नो 31 मार्च का रेट नो। सो 1 मार्च को मुझे कौन सी रेट पता है? 1 मार्च की। अब क्या हुआ? पेमेंट करना है 2 महीने बाद, बीच में आ जाएगा 31 मार्च। हर एक एग्जाम की प्रॉब्लम में 31 मार्च बीच में आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा जनवरी में खरीदा फरवरी में पे किया। ऐसा कभी नहीं होगा कि सितंबर में खरीदा अक्टूबर दिसंबर में पे कर दिया। नहीं, इधर ईयर एंड बीच में आएगा। अब ईयर एंड बीच में आ गया तो बेटा जी ईयर एंड की एक्सचेंज रेट थी। एक्सचेंज रेट चेंज होती रहती कि नहीं? तो एक्सचेंज रेट हो गई 84। बताइए अभी इवांका जी को 82,000 में दिखाऊं या 84,000 में दिखाऊं? क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग लाइबिलिटी इज नाउ नो मोर 82,000, द लाइबिलिटी इज व्हाट? 84,000। से यस और नो? सो राजा बेटा जी हम इवांका जी को दिखा देंगे इधर 1000 इंटू 84। से यस। सो बेटा जी हमारा लाइबिलिटी कितने का हो जाएगा? 84,000। मेरी लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई? 2,000 रुपए से। बट बेटा जी टू लाइबिलिटी तो बोल दिया, टू इवांका ट्रंप। डेबिट व्हाट? क्योंकि अब तो परचेस भी नहीं किया ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने आप से पूछो। ऊपर की ट्रांजैक्शन में तो परचेस किया था बेटा, है ना? अब परचेस किया है क्या? नहीं। सो राजा बेटा जी दिस डिफरेंस इज कमिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट। यस और नो? Earlier the exchange rate was how much? 82. Now what is the exchange rate? 84. So the difference of paying a higher amount of Ivanka has been triggered by increase in exchange rate. Say yes. So can I not say my dear friend, इधर entry होगी foreign currency exchange difference. बोलो हाँ। और ये कितना आ गया? 2000। और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस कहां हिट मारेगा? P&L। ये अभी छोटी मोटी बातें बता रहा हूं कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कैसे होती है। तो पहले कैसे हुआ? पहले कैसा हुआ? डॉलर में हुआ क्या? कितने डॉलर थे? 82। बशी गए गांव भर ठुमक ठुमक नाचने का। डॉलर 1000 ही थे। एक्सचेंज रेट कितनी थी? तो वापस पूछ रहा हूं कितने डॉलर थे? इंटू व्हाट? तो कितना अमाउंट हो गया? परफेक्ट। सेकेंड स्टेप पे क्या हुआ? हमारी जो लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी सेम है या बढ़ गई? बट हमने परचेस नहीं किया है। तो बेटा जी लाइबिलिटी क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट। तो टेक्निकली स्पीकिंग मेरी लाइबिलिटी 82,000 की हो गई। तो मुझे एंट्री क्या करनी पड़ेगी? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस, FCED। विच ईडी? FCED, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस टू आई विल से व्हाट? इवांका ट्रंप, दैट इज क्रेडिटर्स। से यस। पिल्लू फिर बात आई, ये कौन सी तारीख को हुआ? 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद आई तारीख 30 अप्रैल। इवांका क्या मांगेगी? पेमेंट। यस और नो? सो हम बोलेंगे जिस दिन पेमेंट कर रहा था वापस में इवांका ट्रंप $1000। अब बेटा जी जरूरी नहीं कि रेट 84 रहेगा। रेट अभी या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, ये सेम भी रह सकता है। अब आप मुझे बताओ क्या रेट हुआ जो मन में? 83 कर दूं? 83 कर दूं? बशी गए 83। तो कितना आ जाएगा बेटा जी? 83,000।
हाँ या ना? बट इवांका जी मेरे बुक्स में कितने में बैठी है? 83,000 या 84,000? तो बेटा जी मैं इवांका जी को अगर पूरी तरीके से नलिफाई करना चाहता हूं तो मुझे तो रिवर्स करना पड़ेगा कितने से? 84। समझे कि नहीं समझे? मेरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कितने की है? 84 या 83? सो मैंने इवांका जी अकाउंट डेबिट 84,000 लिखा टू कैश। $1,000 इंटू व्हाट? 83 हो गई क्या रेट? इस दिन रेट 83 थी। कितना आ जाएगा? 83,000। पूछो अपने दिल से 1,000 कहां जाएगा? तो इसको बोल देंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस है। 1,000 कहां चला जाएगा? ये तुमको अंदाजा नहीं है मालिक, तुमको अंदाजा डेबिट से, हाँ तुमको अंदाजा नहीं है। तुम 5 मार्क का क्वेश्चन कर चुके हो अभी। हाँ हो गया, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है ऐसा। और हाँ गलत कैसे होगा बताओ? तो क्या एग्रीमेंट करूं कि डॉलर की रेट बढ़ेगी नहीं? हाँ तो फिर एक काम करो ना, उधार की ट्रांजैक्शन करो मत, कैश में दे दो सारा, सीधा सिंपल है। नहीं ये भाई साहब ने इवांका इसको बोली कैश में दे दो, अभी बात खत्म कर दो। ये नहीं माना, बोले मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे 2 महीने चाहिए। सर जी आप अकाउंट्स को है ना इमोशनली थोड़ा सा देखना बंद करो, इसमें नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है। पाजी वैसे तो आप बोल रहे हो पेट्रोल की रेट चेंज होती है कि नहीं होती है? होती रहती, क्या करेंगे? ये यहां पर एक्सचेंज रेट चेंज होगी, गोल्ड रेट चेंज होते हैं, वैसे एक्सचेंज रेट भी चेंज होती रहती है। और क्योंकि मेरे बुक्स में फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लाइबिलिटी है, वो इवांका को मैं रुपीस में पेमेंट नहीं कर सकता, उसको डॉलर ही चाहिए। तो अगर डॉलर डिनोमिनेटेड है मेरे बुक्स में लाइबिलिटी, तो आई हैव टू चेंज माई लाइबिलिटी एज पर द चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। इट इज एज सिंपल एज दैट। AS 11 बोलता है कि अगर आपका फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड असेट या लाइबिलिटी है, जैसे जैसे एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होंगे आपको वो चीजें चेंज करनी पड़ेगी। अभी फॉर एग्जांपल तुमने बोरो किया, जैसे मुझे बताओ पुणे मेट्रो किससे फंडेड है? पुणे मेट्रो नहीं सॉरी, बुलेट ट्रेन किससे फंडेड है? जरा गूगल करो एक बार, पूरी क्लास गूगल करेगी, हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है। बुलेट ट्रेन फंडेड, खुशी मैं ये कौन सी रेट कब लेनी है ये समझाना भी बाकी है, मैं अभी सिर्फ ट्रांजैक्शंस की एंट्री सिखा रहा हूं। फंडेड बाय व्हाट? जापान। बट जापान ने क्या फंडिंग किया है? अच्छा वो पढ़ते नहीं आ रहा फिगर। लाओ दिखाओ इधर क्या लिखा है। जापान इंडस्ट्रीज फंडिंग, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। वाओ। सो ये देखो, इट इज बीइंग फंडेड बाय द जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी एट अ सॉफ्ट लोन ऑफ 88,000 करोड़। ओवरऑल द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 1.10 लाख करोड़। यस और नो? और फिर वो 3.5 घंटे में पहुंचेंगे। तो बेटा जी ये जो लोन उन्होंने फंडिंग किया है, और सुनना, जो लोन फंडिंग किया है, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने क्या दिया था? येन। येन को हमने रुपीस में कन्वर्ट किया, अब वापिस वो क्या मांगेंगे? रुपीस। और उधर किसको देंगे वो? तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का आप बोलते हो ना एग्रीमेंट होना चाहिए, भाई साहब ये लोन 20 साल या उससे ज्यादा का है, क्या क्या एग्रीमेंट कर लोगे आप? इसका पेमेंट फॉरेन करेंसी में ही होना पड़ेगा। मालदीवन इकोनॉमी ने अभी भारत को रिक्वेस्ट करी है कि आपने जो हमको लोन दिया था उसको रिस्ट्रक्चर करिए। बट वो अगर भारत को रीपेमेंट करेंगे लोन का, तो कैसे रीपेमेंट करेंगे? इंडियन रुपीस। Say yes or no? So my dear students, you need to first understand that AS 11 will teach you no transaction, no entries. It is only going to explain you कि अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शन करी है तो उसको कौन सी एक्सचेंज रेट पर दिखाना। और यहां पर एक्सचेंज रेट गुड़िया सीधी बैठ जा 3 लेवल पर होती है। एक ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक ऑन द बैलेंस शीट डेट, और एक ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, एक ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, on the date of balance sheet and on the settlement date। मतलब ये 3 एरियाज ही हो सकते, और तो कोई नहीं हो सकता।
मतलब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बेटा जी, अगर आप बुद्धि भी लगाओगे, कॉमन सेंस, रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सी रेट लेंगे? रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। बैलेंस शीट के दिन कौन सी रेट लेना है वो सिखाऊंगा, नहीं मैं बताऊंगा। और ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट कौन सी रेट लेना? रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, यस और नो? तो मुझे पढ़ाना क्या है कि जो डिफरेंस आएगा एक्सचेंज रेट का बीच का, वो कहां जाएगा? हर बार वहां नहीं जाएगा। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस P&L में जाता है बाय एंड लार्ज, एक और जगह जाता है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, FCTR अकाउंट, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट वाली चीज क्या है राजा बेटा जी, जब सेटलमेंट होगा तो जो कुछ भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो अगेन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस में जाएगा। और रसगुल्ले बच्चों, पेमेंट करते वक्त जिस दिन की जो एक्सचेंज रेट होगी वो लेनी पड़ेगी। से यस, पक्का? तो क्या मैं एंट्री सिखा रहा हूं इसमें? इल्ले, एंट्री नहीं सिखा रहा। क्या सिखा रहा मैं इसमें? कौन सी रेट लेने का, और जो रेट अलग अलग लेने की वजह से जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहां जाएगा। से यस। तो रसगुल्ले बच्चों लिख कर ले लो। अच्छा, स्टैंडर्ड कैसा? बहुत इजी पीजी है, एंड दिस स्टैंडर्ड इज गोना गिव यू, अगर क्वेश्चन आए तो 5 मार्क। ओके। संडे कैसा रहा? बहुत। डीमार्ट गए थे? इंडिया का बेस्ट वाटर पार्क, इंडिया का बेस्ट वाटर पार्क पुणे में है। वो इन्होंने नहीं, इमेजिका का तो इन्होंने बाय कर लिया ना, किसने? मालपानी ने। वेट एंजॉय, वेट एंजॉय के नाम से जाना जाता है। कब लेके जा रहे तेरे को? और कहां कहां लेके जाऊं? कुछ चीजें तो खुद करेगा। हाउ, इधर कैसे आया तू? फिर वैसा ही खुद से जाने का, उधर भी हैदराबाद से खुद आया ना तू, वैसा इधर से भी उधर वैसे ही जाने का। हैदराबाद में नहीं, चेन्नई में माया जाल है ना शायद से। चेन्नई हैज गॉट माया जाल। हैदराबाद में क्या है रे भाई? मंडरला, रामोजी। मैं अकेला ही गया था बेटा वैसा। क्या हुआ? नहीं, घूमते रहता हूं मैं, जाते रहता हूं। आई डोंट पुट अप द स्टोरीज जनरली। या वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये लिख लिया क्या भाई? आराम आराम से लिखो। सर हमें तो स्क्रीन के सामने वाटर पार्क दिख रहा है, देख लो बेटा फिर। डेल्ला एडवेंचर बेस्ट है, यस वेरी बेस्ट। सर मैं गुरुकुल में रह रहा हूं, आई मिस डीमार्ट। सर वाटर पार्क में स्विमिंग करने कौन जाता है? सर यू आर लुकिंग टायर्ड टुडे। यस बेटा, आई हैड अ ब्लीडिंग थ्रू माय नोज बिकॉज ऑफ हीट, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये क्या कर रहे हो होता है कभी कभी, सो आई एम लुकिंग लिटिल टायर्ड टुडे। ओ भाई चल ले अभी नीचे। ये लिख लिया क्या इधर तक का? लिख लिया बेटा ये? वाह। कंटिन्यू कंटिन्यू, डोंट स्टॉप। बस एग्जाम दे के आओ, मैं करूंगा फिर एग्जाम हॉल के बाहर। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं। हर एक आदमी का दिन आता है, मेरा भी आएगा, देख लेना। नहीं, एग्जाम तक भी रुकना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है बैच खत्म होगी, फिर ग्रुप 2 की बैच खत्म होगी, तब तक तो मतलब खत्म। हाँ बस यही आवाजें आएगी बेटा, एग्जैक्टली यही साउंड निकलता है। अरे बेटा छोरी तूने ज्यादा इमेजिन नहीं कर लिया? इतना नहीं करना था बेटा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, शांत हो जा शांत हो जा। बर्फ लगा माथे में, बर्फ रख बेटा, शांत हो जा। तो लिख लेंगे पांडे जी? एग्जाम सितंबर में होगा कि नहीं होगा? जहां तक मेरी जानकारी है सितंबर में एग्जाम होगा, बट एक चीज क्लैरिटी नहीं कि आप दे पाएंगे कि नहीं।
आपकी क्लैरिटी नहीं है मुझे। एग्जाम सितंबर में हो रही है, एग्जाम सितंबर और जनवरी में हो रही है, और मेरी अगर मानो तो सितंबर में एग्जाम मत देना आप लोगों ने। सितंबर में अगर आपको मौका मिले तो सिर्फ एक ग्रुप वाले जाएंगे, दोनों ग्रुप वाले तो बिल्कुल सोचना भी मत, ठीक है? नहीं तो काम अच्छी बात है ना, नवंबर में होने वाली थी, दिसंबर क्या बोलते जनवरी में होगी अभी, और दिवाली भी मनाओगे और 31 दिसंबर भी। चलिए अभी बढ़े आगे। ए एंट्रीज लिख ली क्या? चलिए लिख दीजिए फिर। अरे बाबू अभी स्टैंडर्ड का, अरे पिल्लू स्टैंडर्ड का लिख रहे हैं अभी। AS11 देवी और सज्जनों, AS11 ओके। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ये मेरे साथ लिखते जाइए, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। फिर इनिशियल रिकॉग्निशन, क्या बोले? इनिशियल रिकॉग्निशन ओके। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, all the transactions are recorded at the rate existing, at the rate existing on the date of transaction. Change the color of the pen. Average rate can be used if there is no significant fluctuation, ब्रैकेट क्लोज, सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। ये जब तक याद नहीं होगा हम आगे नहीं जाएंगे, और ये आपको लिखकर आने की एग्जाम में लाइन। Initial recognition, all the transactions are recorded at the rate existing on the date of transaction, है नहीं? Alternatively, average rate can be used if there is no significant fluctuation in the exchange rate. Can I ask my dear students, priority किसको दोगे? Rate existing on the date of transaction और average rate को? अब ये कॉमन सेंस है ना, बट एकेडमिक्स में एक प्रॉब्लम है। एकेडमिक्स में वो आपको देंगे परचेसेस, बट बेटा जी परचेसेस एक दिन का नहीं होगा। परचेसेस कैन बी फॉर 15, 20, 30, 70, 80 डेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई ब्रांच है फॉरेन में, और वो ब्रांच क्या कर रही है कि दे आर डूइंग ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन करेंसी ओनली, यस और नो? अब बेटा जी आप अपने दिल को पूछ के बताओ, क्या एग्जामिनर आपको जब जब बाय किया उसकी रेट दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, क्योंकि वर्ड परचेसेस आता है, बट उसके अंदर इनवॉइसेस तो हो सकते हैं 100, 200, 400। तो एकेडमिक्स में एग्जैक्ट रेट नहीं दी जाती है, बट बेटा जी रियल लाइफ में कौन सी रेट यूज करने का? रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अल्टरनेटिवली कौन सी रेट यूज कर सकते हैं? एवरेज रेट, इफ देयर इज नो सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट। बेटा प्लीज वापस से समझो, मैंने कौन सी रेट लेने के लिए बोला? रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लियर है? एवरेज रेट क्यों बेटा? एकेडमिक्स की उपत्ति है ये। एकेडमिक्स में क्या आपको दे सकते हैं क्या अलग अलग परचेसेस की अलग अलग रेट? अरे मतलब प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में परचेसेस, बट क्या वो परचेसेस एक दिन का है या परचेसेस पूरे साल का है? और पूरे साल में अलग अलग दिन का है। तो बेटा जी एकेडमिक्स में मुमकिन नहीं है कि आपको वो अलग अलग रेट दे कि क्या क्या उसमें परचेसेस में है। इसीलिए उस केस में हम अल्टरनेटिवली क्या यूज करते हैं? एवरेज रेट। बट एवरेज रेट भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन देयर आर नो सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट। जैसे कुछ करेंसी है जिनके एक्सचेंज रेट में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो एक्सचेंज रेट यूज नहीं कर सकते। बट अगर मान लो सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन नहीं है तो आप एवरेज रेट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसको याद कर लो। इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा? All the transactions are recorded at the rate existing on the date of transaction. Alternatively, average rate can be used if there is no significant fluctuation.
इन एक्सचेंज रेट, लवली, ये पॉइंट नंबर 1 हुआ. सब्सिक्वेंटली, विचली, सब्सिक्वेंटली, बोम्बल स्पेलिंग मम्मी, subsequently on balance sheet date, on balance sheet date. ठीक है, सांस लो और रुक जाओ, मतलब पेन रुक दो. क्या पेन नीचे रख सकते हो आप? मैं सब्सिक्वेंटली ऑन बैलेंस शीट डेट. स्टैंडर्ड जब भी ड्राफ्ट किया जाता है, पूरा डिटेल में ड्राफ्ट किया जाता है, तो इनमें से कुछ आइटम्स के एग्जाम्पल्स नहीं है, बट जो भी स्टैंडर्ड ड्राफ्ट किया जाता है वो पूरा डिटेल में होता है. तो पहला उन्होंने लिखे मॉनिटरी आइटम. मुझे अभी तुरंत पता चलेगा, कुछ एक आइडिया मुझे लगे. मॉनिटरी आइटम मतलब क्या? क्या मॉनिटरी आइटम मतलब क्या? अच्छा, हाथ ऊपर करके बता दो. हाँ, ओके. और ओके, तुम्हारा? तुम भी यही बोल रहे हो. तुम्हारा कोई? हाँ, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, और कोई? हाँ, इन मनी और मनीज वर्थ. हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इसीलिए एग्जाम में जाकर है ना, ऐसे खुद के डेफिनेशन बना के फेंकना मत. अरे गधेड़ो, गाउटी, गायछाप, अपने दिल से पूछो ऐसी कौन सी चीज है अकाउंट्स में जो मॉनिटरी नहीं है. फिर एक चीज तो बता दो जो मनी और मनीज में मेजर नहीं होती, वो लिखते. तो फिर क्या हम इधर लिखते हैं उसने मुझे खाने पर बुलाया, छोड़ के चली गई, ये ट्रांजैक्शन लिखेंगे क्या? वो प्यार करती थी, वो भाग गई, ये लिखेंगे? अरे गाउटियो, मॉनिटरी का मतलब सही से समझ जाओ. मॉनिटरी शब्द नाम है, बट मॉनिटरी का मतलब है विच इज फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल. इसका मतलब क्या है? डेटर्स. क्या डेटर्स को आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते हो कि इतना मुझे रुपया आना है? फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल, राइट. फिर मैं आपको बोलूं बिल्स पेबल, क्या कोर्ट में प्रूव कर सकते हो इट इज फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल? डिबेंचर्स मतलब कितने रुपए आने वाले हैं, ये फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल है, कि कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ऐसा है. आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हो और बोल सकते हो इतने रुपए आना चाहिए उससे. ये पंखा हमारे बुक्स में कितने रुपए में? फेंको, जो फेंकना है फेंको. पंखा कितने रुपए? कितने का? 2000 रुपए का. अब इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं क्या कि सर ये पंखा मेरे बुक्स में 2000 रुपए का, 2000 रुपए आ नहीं रहे इसके? ये नॉन मॉनिटरी, बिकॉज इट इज नॉट फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल. स्टॉक नॉन मॉनिटरी. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नॉन मॉनिटरी. ये कितने का है? 6000. क्या? अच्छा, तो तूने 6000 में ये लिया? अच्छा है बेटा. तो मैं बता रहा हूं ये अभी और कुछ निकल रहा, मैंने रोक लिया खुद को. सो ये भाई साहब ने ये 6000 रुपए में लिया, बट क्या अभी आप इसको वापिस 6000 में बेचने की गारंटी ले सकते हो? नहीं. बट डेटर्स मतलब मैंने किसी को गुड्स बेचे 6000 रुपीज में, कैन आई प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट आई एम सपोज टू रिसीव 6000? यस. सो व्हेन द अमाउंट इज फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल, इट इज कॉल्ड एज मॉनिटरी, एंड ऑल अदर आइटम्स आर व्हाट? नॉन मॉनिटरी. नॉन मॉनिटरी का डेफिनेशन उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नेगेटिव तरीके से दिया. व्हाट इज नॉट मॉनिटरी इज नॉन मॉनिटरी. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? रैसगुल्ले, व्हाट इज नॉट मॉनिटरी इज व्हाट? नॉन मॉनिटरी. जैसे ऐसे नेगेटिव वे में डेफिनेशन क्यों दिए जाते हैं? सो दैट ईदर इट इज ब्लैक और व्हाइट, देयर इज नो ग्रे. ग्रे रहने से कंफ्यूजन हो जाता है. सो स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? या तो मॉनिटरी है या तो क्या है? नॉन मॉनिटरी. तो जल्दी से मुझे बताओ मॉनिटरी आइटम मतलब कौन सा? फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल. तो बेटा जी मैं इसके एग्जाम्पल लिखूं इधर. एग्जाम्पल है डेटर्स, क्रेडिटर्स, बोरोइंग, डिबेंचर्स, एक्सेट्रा. एग्रीड. मॉनिटरी आइटम लेंगे क्लोजिंग रेट. ठीक है, क्लोजिंग रेट. फिर मैं लिखूं जिले लाई. सुन तो लो, अरे तुम लिख नहीं रहे थे, रुक जाओ भे, रुक जाओ. जो रुकेगा उसको 4 मार्क एक्स्ट्रा मिलने वाले. नॉन मॉनिटरी आइटम. नॉन मॉनिटरी आइटम, आर वी रेडी? नॉन मॉनिटरी आइटम्स आर देन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. 1 which is carried at
अच्छा, नॉन मॉनिटरी आइटम के पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं. एग्जाम्पल किधर है? रुक जावे. स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है, गुड. अब बेटा जी मैं क्या बोल रहा हूं, नॉन मॉनिटरी आइटम्स को हम लिखेंगे विच आर कैरिड एट फेयर वैल्यू. एग्जाम्पल स्टॉक, विच इज कैरिड एट व्हाट? फेयर वैल्यू. एग्जाम्पल व्हाट? स्टॉक. स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है ना एट द ईयर एंड, कॉस्ट और मार्केट प्राइस या एनआरवी, विच एवर इज लोअर. इसको कौन सी रेट ले लेने का? क्लोजिंग रेट. एक्चुअली स्टैंडर्ड क्लोजिंग रेट नहीं बोलता, स्टैंडर्ड बोलता है when the fair value is determined, but the fair value is determined generally at the year end. इसीलिए मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया. at which rate? closing rate. so non monetary item which are carried at fair value, you will take it at what? closing rate. दूसरा है which are carried at historical cost. historical cost में कौन जाता है सर? can I not say PPE? हो नहीं पिल्लू. पीपीई के लिए हम लिखेंगे रेट एग्जिस्टिंग ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. ए भाई, पीपीई कौन से रेट पर जाता है? रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. यस. फिर मेरे मुन्ना हम अगला बोलेंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस. फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसफर्ड टू, बोलो ना, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. हैप्पी? मैंने नहीं समझा, जल्दी से बताओ. फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में पहला इनिशियल रिकॉग्निशन. इनिशियल रिकॉग्निशन. बॉल रेडी कर, गाना बजना चाहिए भी. हाँ, इनिशियल रिकॉग्निशन. So at initial recognition, all the transactions are recorded at the rate existing on the date of transaction. Alternatively, average rate can be used if there is no significant fluctuation in the exchange rate. ये पूरा इंग्लिश में बोलने का अभी. Ready? All foreign currency transactions are recorded at existing of transaction rate existing on the date of transaction. Alternatively, average rate can be used if there is no significant fluctuation in the exchange rate. Second point, subsequent measurement, that is at balance sheet date. The items are divided into how many parts? Monetary, non-monetary. Monetary item, non-monetary item divided into two parts. Carried at fair value, carried at historical cost. Carried at fair value के लिए कौन सा लेंगे? Closing rate. Carried at historical cost. रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. मतलब ओरिजिनल 4 साल पहले की रहेगी तो वही रेट लेना है, 2 साल पहले की तो वही लेना है. मतलब इन केस ऑफ नॉन मॉनिटरी आइटम आपको रेट कौन सी लेनी है? पीपी के लिए 4 साल पहले एक्वायर करी थी $4000 में, तो $4000 में रिकॉर्ड करनी है, हाँ या नहीं? 4000 इंटू दैट एक्सचेंज रेट. से यस. और रिजल्टिंग फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस. रिजल्टिंग फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस कहां ट्रांसफर होती है? P&L अकाउंट. पक्का? ये अभी अच्छे से लिखने का. लिखने के बाद में गाना बजेगा और ये पूरी की पूरी लाइन एक बार ये पैराग्राफ बोलकर बताने का, क्योंकि 5 मार्क का एक पार्ट हो गया हमारा. 1/3 स्टैंडर्ड हो चुका है. 1/3 क्या, 2/3 प्लस स्टैंडर्ड हो गया है. तुमको मालूम नहीं, मेरे को मालूम है. बहुत होशियार है मैं, है ना संतोष? यस, संतोष भी बोलता है. कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट पर आएगा, बट इट इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, इट इज टू बी डिस्क्लोज्ड. पुट्टा पड़ क्या है स्मार्टी. कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड एंड इट इज डिस्क्लोज्ड एट द क्लोजिंग रेट. लास्ट लाइन बता दो कोई, पहले शुरुआत से लिखना. लाइक आलिया गधेड़ी. अच्छा, तुम पहली लाइन लिख चुके हो ना, इनिशियल रिकॉग्निशन. सब्सिक्वेंट वाले अभी लिख रहे हो ना, तो स्क्रीन कर दूं ऊपर.
तेरी सर आइटम्स विच आर कैरिड एट फेयर वैल्यू का एग्जांपल क्या रहेगा? इन्वेंट्री। यस, बिल्कुल सही जवाब, इन्वेंट्री। लिख लियो पांडे जी, बेस्ट आदमी हो तुम एकदम। सर आपने कहा आपके साथ लिखो। सर लिख लिया शुरू का। अभी गुड़िया सिर के बल खड़े होने की प्रैक्टिस कर, तेरे को बहुत जरूरत है बेटा, क्योंकि इस सिर में खून थोड़ा कम जा रहा है। सिर के बल कोशिश करो, और अगर वो ना हो पाए तो फिर घुटने के बल चलो, बिकॉज कभी कभी बुद्धि वहां अटक जाती है। सर गुडविल कहां जाएगा? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पीपी। So intangible asset will also be recognized at the rate existing on the date of acquisition. सर ये मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी का डिफरेंस समझा दो गरीबों की भाषा में। एक बार कॉल कर समझा दूंगा। 8600320000। नहीं मतलब तेरा ही एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा ऐसा। ये स्टैंडर्ड में गुडविल कहां से आया बेटा? पीपी कहां से आया स्टैंडर्ड में, पहले ये बता। वहीं से गुडविल भी आया। बाप रे बाप। सर कल आपने जो लेक्चर दिया था लगभग सारी उसी से रिलेटेड। यस बेटा। अरे नहीं रे, बेइज्जती नहीं करूंगा, तेरा एग्जाम्पल करूंगा। मतलब फोन नहीं करते कमीने, अब मैं क्या करूं? हाँ जी। हेलो, कोई और दूसरा उठा लेगा भाई। हाँ भाई, हेलो। अमन, अमन बात कर रहा है ना? हाँ गुड। अमन भाई, हेलो। यस सर, बोलिए। अमन भाई मुझे एक बात बताओ, घर में कैश है क्या? सर कैश है घर में? वॉइस लैग हो रहा है। वॉइस कैसे लैग होता है यार? सॉरी सर, हाँ आप सही आ रहा है, बताइए। कैश है घर में आपके? कैश? हाँ सर, बहुत कैश। बहुत है कैश? नहीं, थोड़ा ही है बस। तो बेटा वो मुझे बताओ कितनी कैश है, अगर आप बता दो तो। 10,000। 10,000 है? अच्छा मुझे बताओ बाजार में लेके जाओगे तो कितनी कैश रहेगी? 10,000। वेरी गुड। और हिमालय पर ले जाओगे तो? 10,000। वेरी गुड। तो कैश चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स्ड है, हाँ सर। तो मॉनिटरी हो गया। अब मैं तुमको पूछता हूं, तुमने किसी को लोन दिया है, फॉर एग्जाम्पल आनंद भंगड़िया को लोन दिया है, दे सकते हो? उनको लोन की जरूरत नहीं है। तो अभी तो यार है ये सब भसड़ मचा ले इधर, या चुपचाप सुन ले, साला जालिम आदमी। हाँ तो तुमने मुझे लोन दिया, दे दिया? यस सर। तो लोन दिया तो बेटा जी क्या आप मुझे कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हो कि आपने मुझे 10,000 का लोन दिया है? यस सर, प्रूव कर सकते हैं। यस। तो ये आइटम हो गया मॉनिटरी की, जो फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल है बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं, तुम्हारे पास गोल्ड है, कितने का लिया? हाँ बोले फिजिकल है। कितने का लिया? 10,000 रुपए का। 10,000 का गोल्ड लिया। अब क्या जरूरी है कि 10,000 ही मिलेगा, या 10,000 से कम ज्यादा मिल सकता है? कम ज्यादा मिल सकता है। राइट। जैसे तुम्हारे घर में और भी चीजें होंगी, घर का सोफा है, कोशिश कर उसको बेचने की,
तो जितने का लिया उतने में बिकेगा या कम ज्यादा में बिकेगा? कम ज्यादा में बिकेगा। तो बेटा जी जो आप आपकी बैलेंस शीट में है उसकी वैल्यू जो लिखते हो ना वो मॉनिटरी नहीं है, वो नॉन मॉनिटरी है। नॉन मॉनिटरी मतलब विच इज नॉट फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल, और मॉनिटरी आइटम वो होता है जो फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल होता है। क्या ये बात समझ आई क्या अभी? समझा सर। तो अभी आपको बाकी के बच्चों को भी एग्जाम्पल देता हूं। बाय बाय बेटा। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डिबेंचर्स, इन सभी में अमाउंट फिक्स्ड है ना, आप प्रूव कर सकते हो कोर्ट में कि इतना रुपया आना था, दे नहीं रहा है। बट बेटा जी स्टॉक, फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन सम अदर गोल्ड प्रॉपर्टी, पीपी, इन सभी को प्रूव नहीं कर सकते कि जितना बैलेंस शीट में उतना ही रुपया आएगा, कि जरूरी नहीं है। यस और नो? सो दीज आर द टू क्लासिफिकेशन, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। तो एक बार मेरे साथ वापस रिवाइज करेंगे। सो इनिशियल रिकॉग्निशन कौन से? All transactions are recorded at rate existing on the date of transaction. मैं करूंगी कुछ नहीं, बट मेरे को मार्क्स चाहिए। वेरी गुड बेटा। तो बेटा जी बाकी किस, स्माइल स्माइल स्माइल, तू ही एक खड़ूस हैरी पॉटर। हाँ तू ही हैरी पॉटर तू ही। सो अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या बोला था आपने वो तंबाकू खाकर? यही बोला था ना कि अल्टरनेटिवली एवरेज रेट कैन बी यूज इफ देयर इज एक्सचेंज रेट। वेरी गुड। सेकंड वाला सब्सिक्वेंट। वेरी गुड। सब्सिक्वेंट तो मैं आपको बता रहा हूं मॉनिटरी आइटम में, ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में मॉनिटरी आइटम इज रिकॉर्डेड एट विच रेट? नॉन मॉनिटरी आइटम्स दो टाइप के, वन विच इज कैरिड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड द अदर वन इज विच इज कैरिड एट फेयर वैल्यू। सो विच इज कैरिड एट फेयर वैल्यू? विच इज कैरिड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट? विच रेट? Rate existing on the date of acquisition. Foreign currency exchange difference transfer to P&L. ओ भाई जुए हो गई क्या माथे में? तू ही हाँ, सिर खुजाया जा रहा है, बोल तो रहा नहीं तू। चलिए राजा बेटा जी, ये लिख लेने के बाद में अभी एक बार ये लगा भाई गाना बजा, तेरी बातों में लगा रहा कोई अच्छा गाना लगा, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अभी कितने सारे करेंगे देखते। बाप रे बाप, संतोष गलत लिया है बेटा। AS11 संतोष वॉल्यूम, संतोष पार्ट 2 लेके आना। रख लो सजा के तुझे सीने से लगा के, आजा गले लग जा, गले लग जा, ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ मेरे। वाह 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 वाह, नेक्स्ट भाई खड़ा हो जा। भाई मुझे सही में बहुत मजा आया यार, आज हिसाब पूरा हुआ है। और तुझे मैं पता ही नहीं पूरी बात, तो उससे बातें भी कर रहा था जुए निकालते निकालते, पर मैं बोला ठीक है यार, चल बोल भाई बोल। अभी ये जो अभी हमने लिखा था वो पूरा इंग्लिश में बोल के बताने का है। नीचे देखिएगा। अरे वाह, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, 2 मिनट। मॉनिटरी आइटम्स जो होते हैं वो डेट ऑन ट्रांजैक्शन, और जो नॉन मॉनिटरी होते हैं और पीपी के केस में तो बस एक मेरे ऊपर फेवर करेगा, किसी को नहीं बोलेगा तू मुझसे पढ़ा है, ठीक है? किसी को भी मत बोलना, भगवान के लिए इतनी कृपा कर मेरे ऊपर। यस गुड, तुम चालू कर। सर पहला डेफिनेशन, हाँ हाँ जो आपको बोलना। all the transactions are recorded at the rate existing on the date of transaction. Alternatively, average rate can be used if there is no significant fluctuation in exchange rate. Very good. Then go ahead. Subsequent measurement.
monetary items are recorded at closing rate. Very good. In non-monetary, there are two types: fair value, closing rate, and at historical cost on rate existing on date of acquisition. Very good. Foreign And, currency. Foreign currency exchange difference is transferred to P&L account. Can we clap for her? अब हिम्मत नहीं है। चलिए आ जाइए राजा बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 1 विल सॉल्व इट। Kalim Limited borrowed US dollar 4,50,000. Underline the word dollar. Okay, ये फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हो गई 4,50,000 on 1/1/2016, which will be repaid on 31st July 16. Okay, आगे ये बोला है X Limited prepares financial statement ending on 31st March 16. तो मैंने आपको बताया तो था बीच में बैलेंस शीट डेट आएगी, ये 2016, ये 31st March 16, और राजा बेटा जी डेट का रीपेमेंट 31/7/2016. एग्रीड? बेस्ट है. एक्स लिमिटेड प्रिपेयर्स द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी ऑन डिफरेंट डेट्स आर एज अंडर. 2016 में 48 था जब बोरिंग करी, तो ये बेटा जी किसके लिए यूज होगा? इनिशियल रिकॉग्निशन. फिर बेटा जी ये कौन सी तारीख को? बैलेंस शीट डेट. एग्रीड? और रसगुल्ले बच्चों ये कब है? एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट. एंट्रीज के थ्रू हम करेंगे, बट अगर इसकी थ्योरी लिखनी है एज पर AS 11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी रेट्स, तो हम क्या बोलेंगे? इनिशियल रिकॉग्निशन शुड बी डन एट द रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. अल्टरनेटिवली एवरेज रेट कैन बी यूज्ड एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. Monetary item, all the monetary items should be translated at which rate? Closing rate. Non-monetary item which are carried at fair value should be translated at closing rate. And all the non-monetary items which are carried at historical cost should be translated at the rate existing on the date of acquisition or transaction. जो भी बोलना है आपको. और फिर राजा बेटा जी क्या बोलेंगे? All the foreign currency exchange difference should be transferred to where? P&L. Do you all agree? क्या बात मैंने पढ़ाई थी आपको? ये foreign currency transaction कैसे है? क्योंकि borrowing करी है हमने, और जब तक हम फॉरेन करेंसी ऑपरेशन को नहीं सीख लेते, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ही मानना है आपको सभी को. तो ये देखो, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन इन द रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग फॉरेन करेंसी अमाउंट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. आप तो और एक चीज लिखने वाले हो, कौन सी रेट? अल्टरनेटिवली विच रेट कैन बी यूज्ड? एवरेज रेट. लिख पाएंगे? तो बेटा जी पहले लाइन के आपको मार्क्स मिलेंगे. दूसरा, at each balance sheet date all monetary items should be reported using the closing rate. क्या ये चीज पढ़ाई हमने आपको? Yes. Exchange difference arising on settlement of monetary items or reporting enterprise monetary at different rate from those at which they were initially recorded during the period or reported in previous financial statement should be recognized as income or expense in the period in which they arise. भाड़ में जाए, हम कैसे एकदम easy लैंग्वेज में लिखेंगे? Foreign currency exchange difference should be transferred to where? P&L account. वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस कैसा है उसकी पूरी राम कथा लिखी है कि पहले हमने कोई अलग रेट में लिखी थी, अभी कोई अलग रेट में आ गया, तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है. आप सीधे सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखोगे? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड एट विच रेट? नहीं, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू वेयर? P&L. इज दैट ओके? एंट्रीज मैं कराऊंगा. अब मैं चाहता हूं कि आप एक बार मुझे को लिखकर दिखाइए जो सेंटेंस मैंने आपको किए, क्योंकि आपको डर किसका लगेगा मैं बता दूं, इसमें थ्योरी का. सो पहले हम थ्योरी कैसे लिखने का वो सीख लेते हैं, देन विल गो अहेड. रेडी है क्या? तो थोबड़ा नको देखो मेरा ये. अच्छा मैं लिखकर बताऊं कि आप लिख लोगे? आप लिख लोगे. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. स्टॉप, रीसेट, स्टार्ट. अभी मैं किसी एक बच्चे का है ना देखकर पढ़ूंगा आंसर क्या लिख रहा है. भाई अभी बराबर लिख लियो. सर एएस में इंग्लिश ज्यादा लिखना होता है यार, बहुत कंफ्यूजन डाला है तुमको. आज तुमको एक टास्क दूंगा आज आज कोई एक्स्ट्रा लेक्चर तुम्हारा?
नहीं है ना, गुड। पीछे नहीं देखने का बाबू, फिर रटाया क्यों, याद क्यों करा है? कुछ कुछ चीजों में पॉज नहीं ले सकते, अच्छे से सीखो। वेरी गुड। कितने बच्चों का हो गया? वाह, गुड़ी एक बार देख तो बुक। हाँ दो, ये बुक लेना इसकी। क्या लिख रही है माँ? पढ़ तो ले एक बार लिखने के बाद। दे, गुड गुड, बेस्ट। कौन हो गया? माँ देख ले एक बार, गलत लिखा है। गधेड़ी बैठ गई वापस। हाँ बेटू, दैट्स नॉट योर्स, ओके, ऑलराइट। ये कौन है? कैसे एग्जाम में लिख पाओगे सर? अभी इधर शॉर्टकट मार रहे हो तो। और देखो ना तुमने क्या लिखा है, एवरेज रेट कैन बी यूज। नहीं नहीं, सब्सिक्वेंटली डेट ऑफ बैलेंस शीट। नहीं नहीं, ये यहाँ एवरेज रेट कैन बी यूज इफ देर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एक्सचेंज रेट। क्या इस लाइन का मीनिंग क्या है? जो लिखा है कम से कम वो तो सही से लिख दो, और कितना इजी करेगा फैकल्टी। जो बोला है वो तो सही से लिख दो यार। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा लिखा है, वंडरफुल।
बेटा हो गया लिखकर? ओके, इधर देखो, अपने अपने आंसर्स को मैच कर लो अभी, जैसे इस बच्चे ने लिखा है। ले जा भाई। This is the answer written. What's your good name, brother? Akshat. Foreign currency transactions are recorded initially at the rate existing on the date of transaction. कुछ बच्चों ने लिखा all the transaction. No, it is foreign currency transactions. ये बराबर लिखा है foreign currency transaction. इस बच्चे ने बराबर लिखा है। सारी ट्रांजेक्शन कैसे होगी? Foreign currency transactions are recorded at what? Rate existing on the date of transaction. आगे क्या लिखा? Alternatively, average rate can be used if there is no significant fluctuation on the exchange rate. क्या यही बात पढ़ाई थी क्या आपको? Next, subsequently on the balance sheet date, that is year end, monetary item shall be recorded at closing value नहीं है, closing rate है. Non-monetary items, if carried at fair value, shall be recorded at closing rate, while if carried at historical cost, rate existing on the date of acquisition. Foreign currency exchange difference shall be transferred to where? P&L account. क्या ये बात समझ में आई? आपको पहले ये लिखना सीखना ही पड़ेगा सर, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है कि ये लैंग्वेज मैंने इजी कर दी है कि नहीं, गो ओपन योर मॉड्यूल एंड चेक द सेम आंसर, यू विल रियलाइज दैट आई हैव ऑलरेडी ओवर सिंप्लीफाइड इट. इसके आगे ओवर सिंप्लीफाई करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. बात समझ में आ रही है? तो भगवान के लिए शॉर्टकट मत वापर भाई. और किसका आंसर दिखा था मैंने? छोरी, तेरी लाइन देख, सेकंड वाली लाइन क्या लिखा है तूने? मत कर ऐसा बाबू. चले भी लिखे आंसर. चलिए भी लिखते बेटा जी. कौन सी तारीख को लोन लिया बेटा? 1/1/16. चलिए लिखिए पहली एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बोरिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बोरिंग. कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज बेटा जी? हाउ मेनी डॉलर्स है? 4,50,000 ना बेटा? 4,50,000 इंटू व्हाट? 48. आगे चाहो तो लिख दो डॉलर 4,50,000 इंटू रुपीज 48. डॉलर 4,50,000 इंटू 48. तो बेटा जी क्या जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन करी उस दिन की रेट ली क्या? बोलो कितना आएगा? 21,60,000. अरे वो कल, अरे कौन सा बटन था पूरे इस पर? 2,16,00,000. ओके, फिर नेक्स्ट बेटा जी. ये पहली कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है बेटा जी? 1/1/16 है क्या? 1/1/16. नाउ 31 मार्च 16. बेटा जी मुझे बताइए रेट बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी या कम हुई? तो बताओ मुझे, बोरिंग बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी ना. सो कैन आई नॉट से टू बोरिंग? हाँ या ना? टू बोरिंग कैसे आएगा बेटा? क्योंकि माई बोरिंग विच वॉज रिकॉर्डेड एट 48 इज नो मोर एट 48 नाउ, इट हैज बिकम एट व्हाट? 49. एंड बोरिंग शुड बी रिकॉर्डेड एट व्हाट? क्लोजिंग रेट. अब क्लोजिंग रेट पर रिकॉर्ड करना है तो राजा बेटा जी मुझे कितने से बढ़ाना पड़ेगा? प्लीज अभी जल्दबाजी मत करो. 4,50,000 इंटू 1 तो कितना हो? 4,50,000. और बेटा जी ये एक्सचेंज डिफरेंस कहां चला जाएगा? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस. एग्रीड? बोल बेटू कितना आएगा? 4,50,000. हैप्पी? और अमाउंट कैसे निकालेंगे बेटा इसकी? डॉलर 4,50,000 इंटू ₹1. कैसे पता किया? देखो, बोरिंग मेरी लाइबिलिटी है, बोरिंग मेरा मॉनेटरी आइटम है, हाँ या नहीं? मॉनेटरी आइटम कौन सी रेट पर लेना चाहिए? क्लोजिंग रेट. हमारे बुक्स में बोरिंग ऑलरेडी कौन सी रेट पर एग्जिस्टिंग है? एट 48. हमें कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा? 1. तो हम कितने से कर देंगे उसको? 1 से करेंगे तो 49 तक आ जाएगी ना. लास्ट रेट कौन सी है बेटा जी? अभी 49.5. ए रसगुल्लो बताओ ना मुझे कितना रिपे करना पड़ेगा अभी मुझे? कैन आई रिपे 49 और आई हैव टू रिपे 49.5? तो अब जरा ध्यान से देखो, मेरे बुक्स में बोरिंग कितने में? अभी बुक्स में बोरिंग कितने में? 48 है. 49 पर है. किस पर है? 49 पर आ गया ना, क्योंकि देखो बोरिंग को क्रेडिट बैलेंस है. पहले 2,16,00,000 या 48 के हिसाब से और 4.5 लाख रुपए और बढ़ा दिया, तो मेरे बुक्स में बोरिंग इज सिटिंग एट व्हाट रेट? 49. जरा ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा. थर्ड एंट्री, बोरिंग अकाउंट डेबिट
I'll write down $4,50,000 into ₹49. सही है बेटा? फिर मैं क्या करूंगा? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस, हम लिखेंगे $4,50,000 इंटू 0.5. बेटा ये समझा? एंड टू क्या कर देंगे हम? कैश ऑब्लिक बैंक. अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा जी? 4,50,000 इंटू 49.5. $2,22,75,000 आएगा पहला. $2,20,50,000. हैप्पी? सर इसमें नरेशन नहीं लिखते क्या? जनरली तो नहीं लिखते, चाहो तो लिख लो आप. पहला परचेस लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? बीइंग फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस, और नेक्स्ट वाला क्या लिख दोगे? आर वी ऑल रेडी? क्या पूरी क्लास को ये ट्रीटमेंट समझ में आ गया? पक्का? सो पहले हमने कितने में रिकॉर्ड किया? $48. फिर वही लाइबिलिटी कितने रुपए से बढ़ गई? 1. फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस टू बोरोइंग. फिर वही आगे क्या हुआ बेटा जी? सेटलमेंट कितने में हो? 49.5. मेरे बुक्स में लाइबिलिटी कितने में थी? 49. तो अब मुझे कितने में रिकॉर्ड करना है? 49.5. तो मैं लाइबिलिटी को रिवर्स किया 49 से, क्योंकि जितने में है उतने में रिवर्स कर सकता हूं. और पेमेंट कितने से किया? 49.5. मुझे आगे मत जाने दो अगर क्वेरी है तो. अच्छा, एक छोटी सी बात बताना था मुझे आपको. यहां पर एक अमेंडमेंट आया था. मतलब गुड न्यूज ये है कि वो अब नहीं है एप्लीकेबल आप लोगों के लिए. तो पहले क्या होता था कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस P&L में नहीं जाता था. किधर नहीं जाता था? P&L में. अगर वो लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए है तो वो एक और अकाउंट में जाता था जिसका नाम था FCMITD अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट. या अगर वो फिक्स्ड एसेट से जुड़ा हुआ है तो वो कहां जाता था? PPE में जाता था, ऐड होता था. ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूं वापिस से, हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस कहां डालते हैं? P&L. बट एक टाइम था जिसके अंदर वो कहां डालते थे? FCMITD अकाउंट. बोल के बताओ. FCMITD अकाउंट. और दूसरा कहां जाता था? PPE. अब जो पुराने क्वेश्चन है आपके, उसके अंदर ये एक अल्टरनेटिव आंसर दिया रहेगा. तुम चिड़चिड़ करोगे उसके लिए? नहीं. वो आपको क्यों नहीं पढ़ाया मैंने? क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है. तो मैं अभी क्या करूंगा, अभी आपको ये पढ़ाने के बाद में जब लास्ट में AS11 में आऊंगा ना, लास्ट पार्ट में, तब मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या चीज थी और क्या ऑप्शंस थे उसमें. तो तब आपको चीज समझ में आ जाएगा. तो मैं अभी क्या करने वाला हूं? एक एग्जाम का आंसर सॉल्व करने वाले. तो उसमें अगर हमें हमारा कंटेंट मिल गया तो हमारा आंसर सही है. अगर हमारे कंटेंट से कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो आपको मैं बता दूंगा कि बेटा याद है ना कि वो एक अमेंडमेंट था, वो अभी आपको एप्लीकेबल नहीं है. तो वो आंसर है ICI का, इसलिए मैंने एज इट इज रिप्रोड्यूस किया है. बट उसमें से वो पार्ट हट चुका है, इसलिए हम नहीं कर रहे उसको. इज दैट ओके? सो यू आर ऑल देयर ऑन क्वेश्चन नंबर 6. वी आर देयर ऑन पेज नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 6. 6 के पहले ये कर देते क्या? किसी को बताना मत. हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ये कब आया था? जैन 2021 में. बेटा प्लीज अब क्वेश्चन को पहले है ना समझने की कोशिश करना, उसमें से फिगर आउट करके मुझे बताओ कि कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट करना है. ठीक है, तो देखते हैं. एक्सप्लेन ब्रीफली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड in the following cases as per AS11 as on 31st March 2020. डेटर्स, पहले तो ये बताओ मॉनिटरी कि नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. डेटर्स इंक्लूड अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर S ₹9 लाख.
recorded at the prevailing exchange rate on the date of sale. Transaction recorded at USD $1 is equal to 72. बेटा हमने उस ट्रांजेक्शन को कितने रुपए में रिकॉर्ड किया? 9 लाख. इनिशियल रिकॉग्निशन बोला हुआ है ना. और राजा बेटा जी $1 की तब कीमत कितनी थी? 72. एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कितने डॉलर है. आप निकाल कर बता सकते हो क्या? कैसे निकाला बेटा जी? 9 लाख डिवाइड बाय 72 कितने डॉलर हो गए? 12,500. तो बेटा जी मैं इधर लिख दूं $12,500 से क्या? और ये हमने कितने रेट से रिकॉर्ड किए थे? 72. ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है. आगे बढ़े. आगे मुझे बताओ 31 मार्च को $1 की कीमत कितनी हो गई है? 73.5. बेटा हाथ जोड़कर विनती है, सोच के बोलना, तुरंत आंसर मत देना. मेरे बुक्स में डेटर्स कितने में रिकॉर्ड हो चुका है? 72. अभी डेटर्स कितने में रिकॉर्ड होना चाहिए? डेटर्स बढ़ेगा या कम होगा? तो डेटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? तो डेटर्स को क्या करेंगे? कितने रुपए से? 73.5 या 1.5? ऑलरेडी कितने में है? एंट्री क्या होगी? डेटर्स टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस. स्वीकार है. फिर अभी मेरे बुक्स में डेटर्स कितने में आ गया? 73.5. अब मुझे सेटल करना है. कितने में सेटल कर रहा हूं? डेटर्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एग्रीड. डेटर्स मेरे बुक्स में कितने में? 72 पॉइंट नहीं है. कितने में? 73.5. बट सेटल कितने में हो रहा है? 72.5. तो जरा देखो मेरे बुक्स में मैं एंट्री क्या कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डेटर्स टू सेल्स. जल्दबाजी मत करो बेटा. 72 एग्रीड. फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस मैंने कहा 1.5 टू डेटर्स में कर दूंगा 1.5 टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस 1.5. कबूल है बेटा? और बेटा जी जब मैं इसको सेटल कर रहा हूं तो मेरी एंट्री क्या होगी? मुझे करना होगा टू डेटर्स 73.5. बट मुझे कैश कितनी मिल रही है? 72.5. तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1. अब इसको सिर्फ 12,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? कोई क्वेरी? लेट्स अंडरस्टैंड. एट व्हाट रेट डिड आई रिकॉर्ड द डेटर्स इनिशियली? 72. देन 31st मार्च my debtors is worth how much? 72 or 73.5? So I have to increase my debtors by how much? 1.5. So I made an entry debtors to foreign currency exchange difference. Here my debtors became worth how much? 73.5. But last में जब मुझे settlement हुआ तब कितने रुपए मिले? 72.5. So can I not say my cash is 72.5 but my debtors is 73.5 and remaining 1 rupee will go and sit where? Foreign currency exchange difference. स्वीकार है या नहीं है? एवरीवन कोई क्वेरी है तो पूछ लो. पहले ये कितने से मल्टीप्लाई करना है? गोली मारो. अभी इसका एएस नहीं 12,500 से मल्टीप्लाई करो ना. 12,500 थे ना, उससे मल्टीप्लाई होगा ना. मैंने एक एक डॉलर के हिसाब से बता दिया. अब उसको 12,500 से मल्टीप्लाई कर दो. एनी विच वेज तो जर्नल एंट्री हुई. लिखेंगे कैसे इंग्लिश में? देखो ऑलरेडी उनका रिकॉर्डेड है. अगर आप चाहो तो डायरेक्टली शॉर्टकट से आ सकते हो. पॉइंट नंबर 2 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. All monetary items should be recorded at what? Closing rate. Okay. Alternatively, which rate can be used? Average rate. They are categorically asking you for debtors. तो इतनी लाइन काफी हो जाएगी. अगर आप नॉन मॉनिटरी का ट्रीटमेंट देते हो तो क्या बोलोगे? Which is carried at fair value. Closing rate. Which is carried at historical cost. Rate existing on the date of acquisition. All the foreign currency exchange difference should be transferred to where? P&L. Agreed. Yes. अगला वाला पढ़ते. Long term loan taken on 1st April amounting to 75 lakh. 5 lakh was repaid on 31st December 19. Recorded at USD 70.5. Interest has been paid and as and when debited by the US company. USD 173.5 on 31st March 20. US $1 is equal to 72.5 on 1st April 19. My question to this intelligent class: when did I borrow the money? At what rate? Can you tell me what are the number of dollars? जो क्वेश्चन बराबर नहीं पढ़ते वो गड़बड़ करेंगे.
कैन आई गेट द नंबर ऑफ डॉलर्स? 1,03,382 1,06,000 1,03,000 6,000. ओके, आंसर गलत है. 1,03,448 इज द करेक्ट आंसर. मैं कुछ नहीं कर सकता सर, क्योंकि अभी आप है ना भिखारी के जैसे बैठे हो, नंगे भूखे बैठे हो, तुमको दिमाग लगाना ही नहीं है. कौन सी तारीख की रेट यूज करना यही नहीं है. लोन कौन सी डेट को लिया है? तो अरे चमनों के रेट भी क्या उधर जो लिखी हो वही ले लोगे क्या? 1 अप्रैल की रेट लोगे? ये सिखाना पड़ेगा क्या? पढ़ाया था ना कि कौन सी रेट लेने का. रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. व्हेन डिड यू टेक द लोन? 1 अप्रैल. व्हाट इज द रेट ऑन 1 अप्रैल? 72.5. टेक ऑन ए कैलकुलेटर 75 लाख डिवाइड बाय 72.5. कितना आएगा बेटा जी? 1,03,448.27. यस और नो? नाउ नेक्स्ट, आपने रीपे किया कौन सी तारीख को? 31 दिसंबर. कितने में रीपे किया? 70.50. जब बोरो किया तब कितने में किया? 72.50. से यस और नो? हे रसगुल्ले बच्चों, कितने का कम पे किया आपने? 2 रुपए कम पे किया क्या? अच्छा, कितना पे किया तो मैं बता रहा हूं. 5 लाख पे किया 70.5 से. तो लो कैलकुलेटर पर. 5 लाख डिवाइड बाय 70.5. कितने डॉलर पेमेंट किए? 7092.19. अगर बेटा ये नहीं कर पाओगे ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. अब क्लियरली बोले कि सर हमने 5 लाख रुपए रीपे किया 31 दिसंबर को, जिसकी रेट थी 70.5. यस और नो? सो राजा बेटा जी, हम कौन सी रेट यूज करेंगे इसके लिए? डॉलर निकालने के लिए 7092. इधर डॉलर कितने निकाले थे पहले आपने? 1,03,448. तो बेटा जी अभी कितने डॉलर बच गए आपके? आपने 7092 तो पेमेंट कर दिया. 1,03,448 माइनस 7092. बैलेंस कितना बचा? 96,356. हाँ या नहीं? लेट मी आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास, बैलेंस शीट डेट के दिन इतने डॉलर का बैलेंस बचा है कि नहीं बचा है? कौन सी रेट लेनी पड़ेगी? आवाज नहीं आ रही है. 73.5. बेटा जी आपने ये डॉलर कितने में रिकॉर्ड किए? सुन रहा हूं मैं. 72.5. बोरिंग कितने से बढ़ रही है? 1 रुपी से बढ़ रही है. ये मैं सॉल्व कर दिखाऊंगा, बट ओरली जब तक हम इसको समझ नहीं लेंगे हम आगे नहीं जाएंगे. बेटा मेरा पहला क्वेश्चन, आप मुझे 3 डेट्स बताइए जिस डेट को क्या क्या हुआ है. 1 अप्रैल को क्या किया है? बोरिंग. फिर 31 दिसंबर को आपने क्या किया है? रिपे किया है. और 31 मार्च, राइट? जिस दिन बोरो किया उस दिन रेट कितनी थी? 72.5. तो बेटा कितने डॉलर बोरो किए? तो मैं लिखता हूं बोरोड. कितने डॉलर बोरोड कितने हैं आपके? डॉलर में बताओ नंबर्स. तो कैसे निकालेंगे बेटा? 75 लाख डिवाइड बाय 72.5 कितना आ जाएगा? 1,03,448. चाहिए तो आपको और एक चीज लिख देता हूं आगे, एट द रेट ऑफ 72.5. नेक्स्ट, रिपेड. कितने डॉलर रिपेड किए? 5 लाख तो रुपीज है ना सर? रुपीज है 5 लाख. सो कितने रुपीज, कितने डॉलर रिपे किए? तो 5 लाख डिवाइड बाय 70.50 डॉलर 7092. एग्रीड? एट द रेट ऑफ कितना? 70.50. यस. और राजा बेटा जी हमने बोला बैलेंस कितना बचा डॉलर का? कॉमन सेंस है. 1,03,448 माइनस 7092 कितना बच गया? 96,356 डॉलर बच गए क्या? कौन सी रेट पर ये वैल्यू होगा? हाउ मच? 72.5. अच्छा, क्लोजिंग 73.5 है क्या? पहले मुझे बता दो ये समझ में आया क्या? अब आप क्या कर रहे हो बेटा? कोई भी रेट किसी से भी डिवाइड करोगे तो तुम बुद्धि नहीं लगा रहे हो यार.
ये तो लगाना पड़ेगा ना, 31 दिसंबर को रीपेमेंट किया तो उसकी रेट लेनी पड़ेगी, जिस दिन बोरो किया उस दिन की रेट लेनी पड़ेगी, यस और नो, और दोनों को माइनस करके कितने डॉलर बचे वो निकालना है। अब देखो जरा मेरी पहली एंट्री क्या होगी, मेरी पहली एंट्री होगी बैंक टू बोरोइंग, कैन आई नॉट से दिस मल्टीप्लाइड बाय 72.5 75 lakhs, उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, यस और नो शर्वरी। सो आवर फर्स्ट एंट्री इज बैंक टू लोन, कैन आई नॉट राइट डाउन 75 lakhs 75 lakh, ये स्वीकार है क्या, और ये डॉलर इतने। अब बेटा मैंने रिपेड किया, सो मेरी एंट्री क्या आएगी, लोन, मैं बोलूंगा 7092, मेरे पास लोन कितने में एग्जिस्टिंग है, 72.5 में है क्या, बट कैश दूंगा बेटा जी मैं कितने की, 7092 इंटू 70.50 एंड 2 फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस, मैं लिखूंगा 7092 इंटू 2.5 नहीं इंटू 2, यस और नो। बताओ लोन कितने में रिकॉर्ड किया था इनिशियली, 73.5, पेमेंट कितने में किया, 70.5, तो डिफरेंस कितने का रहा, सो 2 कहां चला जाएगा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस, P&L, एग्रीड। अब मुझे बताओ बची हुई बोरिंग कितनी है, 96,356, ये बोरिंग मेरे बुक्स में कितने में एग्जिस्टिंग है, शुरुआत में 72.5 में है ना सारी बोरिंग, बट अभी रेट कितनी है, 73.5 है क्या, तो बेटा कितने से बोरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, 1, हमारी एंट्री होगी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस टू बोरिंग दिस 96,356 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका आंसर अपन लिखेंगे, पहले एक बार देख लीजिए। उत्तरी ये कौन सा वाला आइटम है, ये 9 लाख डिवाइड बाय 72, 12,500 था क्या, और ये कौन सी तारीख की रेट दी रहे, ये पिल्लू कौन सी तारीख की रेट है, डेटर्स इंक्लूड दिस, सेल इतना था, 1 USD 31 मार्च, बेटा डेटर्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, आपने कितने में रिकॉर्ड किया था 72, अभी डेटर्स कितने का हो रहा है, सो 72 माइनस 73.5 कितने का आ रहा है 1.5, तो हमारी एंट्री देख लो क्या हो रही है, इनिशियल रिकॉग्निशन 72, 73.5 पर है, यस और नो। कैलकुलेटर पर लो बेटा जी, 12,500 का अमाउंट था क्या, 12,500 इंटू 1.5, 18,750, क्या ये चीज हमने करी थी क्या, तो चलिए आइए फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, एज पर AS 11, आप मुझे बता सकते हो लाइन, ना 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 ना, एज पर AS 11, AS 11 का नाम क्या है, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी exchange rate as per AS 11, the effects of changes in foreign currency exchange rate, okay, all the foreign currency transaction, नहीं तो यार इतना नहीं लिखेंगे, 2.5 मार्क के लिए आता, डायरेक्टली हम कंटेंट पर आ जाते, मॉनिटरी आइटम और अपनी केस में क्या है, डेटर्स will be recorded at what, at closing rate, और आगे क्या, and resulting, बोलो, resulting exchange difference will be transferred to where, will be transferred to P&L account, okay, अभी एज ऑन बैलेंस शीट, एज ऑन व्हाट डेट बेटा, एज ऑन 31 मार्च 2020 के बेटा, एज ऑन 31 मार्च 2020, दैट इज बैलेंस शीट डेट, ठीक है। अभी देख लो इधर एक बार, डेटर्स है क्या बेटा, हमने हेडिंग लिखी डेटर्स, मॉनिटरी आइटम, $12,500,
एक्सचेंज रेट कितनी है? जब आपने रिकॉर्ड किया था तब एक्सचेंज रेट कितनी थी? 72 था क्या? इट वॉज रिकॉर्डेड एट 72. सो अमाउंट कितनी हो गई थी बेटा? 90 लाख, 9 lakhs. ओके, ये जरा बताएंगे मुझे, मैंने कहां से लाया डेटा? साला चीप क्वेश्चन से लिया है. डेटर्स 12,500 मैंने कैलकुलेट किया, तो इसका ये एक थोड़ा सा वर्किंग दे देते हैं. 9 लाख डिवाइड बाय व्हाट? 72. तो डॉलर आ गए 12,500. हैप्पी? फिर राजा बेटा जी हम क्या करेंगे? एज ऑन 31 मार्च 2020 आप मुझे बताइए एक्सचेंज रेट कितनी है? आवाज नहीं आ रही. 73.5. डॉलर कितने हैं? 12,500. सो बेटा जी कितने में वैल्यू होगा डेटर्स? तुम चाहो तो 12,500 इंटू 73.5 कितने में वैल्यू होगा? 9,18,750. सही है क्या भाई? तो बेटा जी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस कितना हो गया? इन दोनों के बीच का फर्क 18,750 गेन है. हाँ या नहीं? तुम चाहो तो इसको और एक तरीके से निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो? 12,500 इंटू 1.5 और डेटर्स बढ़ रहा है तो ये गेन है. समझ में आया रसगुल्ले? समझ में आया क्या? पक्का? थम्स अप. ठीक है. दूसरा वाला कौन सा बेटा जी इसके अंदर? ये फर्स्ट आइटम हो गया. दूसरा कौन सा है? अच्छा सर, आंसर का फॉर्मेट चेंज हो सकता है क्या मेरा? बिल्कुल हो सकता है. मैं कोशिश करता हूं कि आपको इजीएस्ट तरीके से बता दूं. अगर आप चाहो तो इसका फॉर्मेट और चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से. तुमको सिर्फ ये करना है 18,750 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये समझ लो आप. क्या आप ये डॉलर निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो? ये चीज चेक कर लो. डॉलर निकालना आ रहा है, रेट पता है कौन सी यूज की है, कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये पता होना चाहिए. अब मुझे बताइए बोरिंग कौन सी तारीख की है? इन केस ऑफ बोरिंग, हाँ नहीं, इन केस ऑफ बोरिंग नहीं, इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बोरिंग. बोलो जरा जल्दी से बताओ. इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बोरिंग क्या ट्रीटमेंट होगा? हाँ मैं सुन रहा हूं, बताओ जल्दी से. इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बोरिंग तुमको अभी ट्राई करना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा लाइन. इनिशियल रिकॉग्निशन कौन सी रेट पर? रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. अब चालू कर सकते हो क्या? बताओ मुझे. इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बोरिंग इनिशियल रिकॉग्निशन ऑन द रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. फिर एज ऑन बैलेंस शीट डेट. आवाज नहीं आ रही. बीइंग मॉनेटरी आइटम इट विल बी ट्रांसलेटेड एट व्हाट? क्लोजिंग रेट. और अगर सेटल किया है तो रेट एग्जिस्टिंग ऑन द सेटलमेंट डेट. यस और नो? तो चलो आओ लिख देते. इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बोरिंग हम फर्स्ट लिखेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन will be at the rate existing on the date of transaction. Happy? फिर भी subsequently at balance sheet date it will be valued at closing rate. Subsequently at the balance sheet date it will be valued at closing rate. ओ बरोबर है क्या भाऊ? ओके. और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाएगा? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस. क्या हम साथ साथ है अभी? यहां तक आगे बढ़ सकते हैं?
चलो मुझे बताओ क्या करेंगे अभी। पहला पहला हमारा टेबल कैसे बनेगा बोरिंग के केस में? डेट लिखेंगे, डेट। फिर कौन सा बनेगा? ना ना ना, पहले ये लिखेंगे ना, अमाउंट इन डॉलर। नहीं, पहले पर्टिकुलर्स आ जाएगा ना, सॉरी, पर्टिकुलर्स। अमाउंट इन रुपीज, फिर एक्सचेंज रेट, फिर डॉलर। ये देखो जरा एक बार, तो जल्दी से मुझे बताइए पहले आपकी डेट कौन सी थी जब बोरिंग करी थी? 1 अप्रैल 19। तो हमने क्या करा, बोरिंग करी थी क्या? बेटा बोरिंग मुझे रुपीज में दिया है, इसलिए मैंने पहले रुपीज लिखा है। चाहिए तो टेक्निकली ये डॉलर इधर आ सकता है और अमाउंट आगे जा सकता है। ये डॉलर इधर, अमाउंट इधर। तो जरा ध्यान से देखो, पहले आपको अमाउंट दी हुई थी। कितनी अमाउंट दी हुई है बेटा? आवाज नहीं आ रही यार। आप 75 लाख बोल रहे हो और मुझे एक्सचेंज रेट पता है। कितना एक्सचेंज रेट? कौन 70.5 बोल रहा है? सॉरी, डजंट हेल्प बेटा। कितना है बेटू? 72.5। अगले पेज पर देखा था क्या? सो बेटा कॉमन सेंस की बात है, अगर 1/4 को लिया है तो उसी दिन की रेट रही होगी 72.5। सो मुझे बताइए कितना आएगा? 75 लाख डिवाइड बाय 72.5 कितना आएगा? 103,448। डू यू ऑल एग्री? 1,03,448। ये डॉलर टर्म्स में हुए। कौन सी तारीख है बेटा जी? नेक्स्ट कौन सी तारीख को रीपेमेंट किया है? 31 दिसंबर 19। मैं लिखता हूं रीपेमेंट। बेटा अब भी मुझे डिटेल्स कैसे दिए? अब भी मुझे डिटेल्स कैसे दिए? रुपीज में दिए। तो क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? 5 लाख है। बट बेटा जी उस समय रेट कितनी थी? 70.5। यस और नो? सो राजा बेटा जी अब मुझे बता दीजिए 5 लाख डिवाइड बाय 70.5 कितना आ जाएगा? 7092। ये डॉलर हुए क्या? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, इधर मुझे एक रिमार्क लिखना पड़ेगा। एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस। बेटा इसका वर्किंग दे रहा हूं। 7092 इंटू ₹2। बेटा ₹2 कहां से आया? बुकिंग करी थी तब कौन सी रेट थी? 72.5। और अभी रेट कितने में सेटल किया मैंने? 70.5। तो मुझे कितने का गेन हुआ? $2 का गेन हुआ। ऑन हाउ मेनी डॉलर्स? मैंने पूरा रिपे नहीं किया, सिर्फ $7092 ही रिपे किया। यस और नो? सो बेटा जी व्हाट इज माय गेन? 7092 इंटू 14,184। ये क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। यस और नो? फिर आगे चलते बेटा जी। व्हाट इज द बैलेंस? 31 मार्च 19। व्हाट इज द बैलेंस? 103,448 माइनस 7092। ये मेरा बैलेंस रहा बेटा 96,356। बेटा कौन सी रेट से जाएगा? क्लोजिंग रेट कितनी गुड़िया? 73.5। बेटा अब मैं आपसे पूछता हूं 20 आएगा क्या? ओके थैंक यू। अच्छा कितनी रेट आएगी बेटा? 73.5। बेटा जी अब मुझे बता दीजिए कि हमारा बोरिंग कितने में वैल्यू हो जाएगा? 96,356 मल्टीप्लाइड बाय 73.5 कितना आ रहेगा बेटा? 7082,166। 7082,116। डू यू ऑल एग्री? 70 लाख। आई वॉन्ट एवरीवन पिन ड्रॉप साइलेंस हियर एंड अटेंशन हियर। इसमें गेन हुआ कि लॉस हुआ? आपने रिकॉर्ड किया था 72.5 बोरिंग आपकी, बट अभी वही बोरिंग के कितने रुपए देने पड़ेंगे? 73.5। तो बेटा जी यहां पर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसफर टू P&L ये गेन था, ये लॉस है। एक्सचेंज डिफरेंस ये लॉस है क्या? लॉस। और मैंने बोलना है 96,356 मल्टीप्लाइड बाय ₹1। तो बेटा जी आएगा 96,356 लॉस ट्रांसफर टू वेयर? P&L अकाउंट। बोलो हां या ना?
ओ भाई, अपने और उनके अमाउंट मैच क्यों नहीं हो रहे? ऐसा नहीं करते ना, अमाउंट क्यों नहीं मैच हो रहा मेरा? नहीं रे, बहुत फर्क आ रहा है। ये सुनो ना, इस आंसर में कुछ था मसला, मुझे याद आ रहा है। अभी के लिए आप यही आंसर लिख कर ले लो, और इसके बारे में कल मैं बताता हूं। मेरे को याद आ रहा है इसमें कुछ मसला है। थैंक गॉड आपको डायरेक्टली नहीं दिया मैंने सॉल्व करने के लिए, बूम्बा बूम हो जाता। ये जनवरी 2021 का ही क्वेश्चन था ना रे? अच्छा, जहां कहीं पर भी आपको FCMITD अकाउंट दिखे या ट्रांसफर टू फिक्स्ड असेट, ये पुराना वाला चीज था, तो वो पुरानी वाली चीज इसमें लिखी हुई है, वो टेंशन मत लेना। इसका आंसर अभी जैसे हमने लिख कर लिया वैसे लिख कर ले लीजिए। बेटा अभी मेरे से सुनिए, आपको ब्रेक दूंगा और क्वेश्चन नंबर 6 भी साथ साथ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 की थ्योरी कैसे लिखने की है एक बार पढ़ के चले जाना। जब आप ब्रेक पर जा रहे हो, इधर उधर बात कर रहे हो, तब कोशिश कर लेना कि आप कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या। क्वेश्चन पढ़कर चले जाना, think about it, how you can write it, you can discuss it with yourself. So you'll have a break of 5-6 minutes, and after 5-6 minutes we'll start with this answer. So another 10-12 minutes में हमें क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर लिखकर चाहिए हमारे पास। तो आपका टाइम शुरू होता है अब, तुम्हारा टाइम शुरू कर रहा हूं मैं अभी, तुम क्वेश्चन पढ़ सकते हो। इसके 12 से 13 मिनट के बाद में हम मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी? 6। ये टिल्ला एक ना, कोई एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा भी रिसेंट का तो देख के बताना। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ब्रेक टाइम चलो।